दुनियादारी की एक और मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है रूस और यूक्रेन के बीच की जंग और आज हमारी मास्टर जी हैं डॉक्टर स्वस्ति राव। स्वस्ति IDSA में, पूरा नाम मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, उसमें जो यूरोप और यूरेशिया का क्लस्टर है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर रिसर्च फेलो हैं। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अध्यापक रह चुकी हैं, प्रोफेसर रह चुकी हैं और टोक्यो क्योटो, कौन सी यूनिवर्सिटी से PhD की है आपने? सुकुबा जापान में। जी। और JNU से मास्टर्स किया है? JNU से मास्टर्स और एमफिल किया है। सो फेलो JNU वाला। तो आपने, हो सकता है कई लोगों ने इन्हें टीवी पर देखा हो, रूस और यूक्रेन के युद्ध के अलग अलग पहलुओं पर बात करते हुए, पर दर्शक जानते हैं मास्टर क्लास में एक विषय पर तसल्ली से बात की जाती है, किसी भी किस्म की भागम भाग नहीं होती है। हमने मास्टर क्लास में इससे पहले भारत और अमेरिका के संबंधों पर बात की थी पार्थ सारथी सर से, हमने श्रीलंका के मसले पर बात की, हमने पाकिस्तान के मसले पर बात की। आज इस चौथी मास्टर क्लास में, बल्कि पांचवी, चौथी मास्टर क्लास किस पर थी? भारत अमेरिका पर थी। पांचवी मास्टर क्लास है। मैंने बीच में एक क्लास गोल की थी, मेरा बंक लगा था, इसलिए मैं गिनती में गड़बड़ा गया। तो ये पांचवी मास्टर क्लास है जिसमें हम डॉक्टर स्वस्ति से बात करेंगे। पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूं, और मेरे जैसे बहुत सारे दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इस जंग की बैकग्राउंड, वैसे तो वो जोक चलता है कि पुतिन ने एक बार परेशान होके इंडिया में फ़ोन किया DTH ऑपरेटर्स को, केबल ऑपरेटर्स को। तो रूस के राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया, तो उन्होंने क्या हो गया? बोले साहब इंडियन टीवी चैनल्स नहीं आ रहे हैं मॉस्को में। तो उन्होंने कहा आपको इंडियन टीवी चैनल्स क्यों चाहिए, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, वो पुतिन को पता नहीं चल रहा है कि उनका अगला स्टेप क्या होगा, बिकॉज ऑल दीज टीवी चैनल्स दे डिक्लेयर कि अब पुतिन ये करने वाला है, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। जोक्स अपार्ट। नवंबर 2021 में स्वस्ति, इन्होंने सेना का जमावड़ा यूक्रेन के आसपास शुरू किया। जब पूछा जाता था इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कि आर यू गोइंग टू अटैक यूक्रेन, दे यूज्ड टू से नो। फिर लुहांस्क और दोनेस्क, इसको 22 फरवरी को मान्यता दी गई और 24 फरवरी को हमले का आदेश दिया गया। उससे पहले बेलारूस में, जहां पे रूस के सपोर्ट वाली रिजीम चलती है, वहां पर मिलिट्री ड्रिल भी हुई थी। अब दो थ्योरीज दी जा रही हैं। एक कि ये बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था और उनकी कैलकुलेशन थी कि एक रैपिड स्ट्राइक होगी, वो स्ट्रेटजिक है, जो उनको टारगेट अचीव करने हैं उसको अचीव करेंगे, जिस चीज़ को उन्हें अपने कब्जे में रखना है, जिस चीज़ को डिक्लेयर करना है, जहां पर मिलिटेंसी है उनको सपोर्ट करना है मिलिशिया को, और बाकी वापस आ जाएंगे अपने टारगेट्स को अचीव करके। जी। दूसरी बात कही गई कि जल्दबाजी में हमले का आदेश दिया गया क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर भी थे और इंटरनेशनल प्रेशर भी थे। क्या थ्योरी है? बहुत सारी बातें आपने एक साथ पूछी हैं सौरभ जी। पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि एग्जैक्टली जो हमले के पहले के जो कारण थे वो क्या थे। जो आपने बताया कि नवंबर के आसपास से लगातार ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो रहा था। जो यूक्रेन और रशिया की सीमा है, बेलारूस, क्योंकि ये सब नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे ये तो केवल जिसको कहते हैं कि जो हालिया जो डेवलपमेंट्स थे वो थे कि वहाँ पर इस तरह से ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो रहे थे। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेटो की तरफ से ये होता था कि भाई इतना ट्रूप डिप्लॉयमेंट क्यों कर रहे हैं आप, तो रशिया बराबर कहता था कि नहीं, हम कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हम ये अपनी सीमा के अंदर कर रहे हैं हमारी। और रशिया की होती भी हैं, रशिया की जो वेस्ट में मिलिट्री ड्रिल्स होती है उनको जपाड कहते हैं। जपाड मीन्स वेस्ट इन रशियन, इट मीन्स वेस्ट। तो वो कह रहे थे कि हम ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं नवंबर में, ये तो जपाड का हिस्सा है और जपाड की वजह से हम इसको कर रहे हैं, एंड विच इज़ अ रूटीन थिंग। लेकिन उस वक्त ही थोड़ी सी खतरे की घंटी बजी थी, वो ये कि नेटो और रशिया का जो अग्रीमेंट है उसके तहत दोनों साइड्स को ऐसी मिलिट्री ड्रिल करने के पहले दूसरे साइड को अपराइज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखिए जो कोल्ड रिस्पॉन्स हुआ था आर्कटिक में, जो मिलिट्री ड्रिल हुई थी वेस्ट की तरफ से, नेटो की तरफ से, तो ये कहा जा रहा था कि देखिए ये इसके रिस्पॉन्स में कर रहे हैं। तो इसको समझाना, कई बार मैंने समझाया कि नहीं, ये रिस्पॉन्स में नहीं हो रहा है, ये पहले से स्केड्यूल्ड था, फिक्स था, और क्योंकि ये इनका एक टाइम होता है। तो लेकिन जो बेलारूस और जो यूक्रेन के बॉर्डर पे रशिया इतने सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा था,
नेटो ने इस बात पे इस वजह से ये आपत्ति जताई थी कि आपने हमें इसके लिए पहले से अप्राइज नहीं किया। तो यू आर डेफिनेटली प्लानिंग समथिंग। लेकिन व्लादिमीर पुतिन लगातार इस बात को खारिज कर रहे थे कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, मिलिट्री ऑप्शन हम नहीं वो करेंगे, और हम बेसिकली अपने वहाँ पे पोस्चरिंग दिखा रहे हैं। ये रशिया जो है एज अ स्टेट अपने आप को एसर्ट कर रहा है अपनी सॉवरेनिटी को अपनी सीमा के भीतर, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। इधर यूरोप में नॉर्मैंडी फॉर्मेट के तहत फ्रांस और जर्मनी लगातार ये डिप्लोमेसी जो थे वो जारी रखे हुए थे। थोड़ा अगर आप मेरे व्यूअर्स को डिटेल में ये जो आपने नॉर्मैंडी का जिक्र किया बता सकते हैं। जी मैं अभी बताऊंगी, मैं असल में वहां पे आऊंगी। मैं आपको ये बता रही थी कि जो आपने कहा कि थियोरीज क्या हैं। नॉर्मैंडी फॉर्मेट बेसिकली ये जो रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम है, फिर हम उसके इतिहास में थोड़ा जाते हैं। तो बेसिकली देखिए यूक्रेन जो है वो एक अर्स्टवाइल सोवियत स्टेट है। 1991 में सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ था तो कुल 14 कंट्रीज थे रशिया के अलावा, जिसमें जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, उसके अलावा जो सेंट्रल एशियन जो 5 कंट्रीज हैं वो, ये सारे कंट्रीज उसका पार्ट थे। अब बात यह आती है कि देखिए अगर कोल्ड वॉर के टाइम पे जाएं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए, तो कोल्ड वॉर में हमें पता है कि एक तरफ था नेटो और एक तरफ था वार्सो पैक्ट। नेटो जो था वो अमेरिका लेड कंट्रीज का एक तरह से सिक्योरिटी अलायंस है, और उसके बरक्स जो वार्सो पैक्ट बना था, नेटो 1949 में बना था, वार्सो पैक्ट जो है वो 1955 में बना था। और वार्सो पैक्ट जो है वो सोवियत यूनियन लेड कंट्रीज का था, ग्रुप था। तो बेसिकली कोल्ड वॉर का जो एक टिपिकल कम्युनिस्ट रिजीम जहां हाँ एग्जैक्टली मतलब जो सोवियत यूनियन के जो 14 सैटेलाइट स्टेट्स थे वो तो थे ही, पर उसके ओवर एंड अबव हंगरी, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया उस जमाने में हुआ करता था, वो रोमेनिया, ये सारे कंट्रीज उसके हिस्सा होते थे। तो अब बात क्या है कि कोल्ड वॉर की जो मेंटालिटी थी वो ये थी कि आप अपने जोन को कैसे बढ़ाएंगे और दूसरे के जोन को कैसे कंटेन करेंगे। तो यही जो चीज़ है, मतलब एक तरह की वो चलता रहता था, रस्साकशी इस तरह से चलती रहती थी। 1991 में जब से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कर गया, और डिसइंटीग्रेट करने के पीछे बहुत बड़ा कारण उसका इकोनॉमिक कारण ही था, क्योंकि जो कम्युनिस्ट व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, वो नहीं कीप अप कर पाई जो खर्चे थे उसके, जो इकोनॉमिक जो प्रेशर था उसको नहीं कीप अप कर पाई, और बहुत सारे कारण हैं उसके। तो और बहुत सारा करप्शन भी था सोवियत रशिया में। तो उसके बाद से ये जितने कंट्रीज थे ये स्वतंत्र हो गए। यूक्रेन जो था, अब यूक्रेन, और हम लोग थोड़ा सा यूक्रेन और जॉर्जिया पे फोकस करते हैं क्योंकि इन्हीं 2 कंट्रीज में थोड़ा सा मतलब एक रशिया का हमने मिलिट्री इंटरवेंशन देखा है। तो जॉर्जिया और यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। यूक्रेन जो था, सोवियत यूनियन का बहुत सारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल था वो यूक्रेन में होता था, जो 1991 में यूक्रेन ने वापस कर दिया सोवियत यूनियन। ट्रीटी हुई थी, हाँ ट्रीटी हुई थी, और उन्होंने रशिया को वापस कर दिया, और यूक्रेन जो बाद में स्वतंत्र हो गया। लेकिन देखिए रशिया की जो पॉलिसी है वो 90s में तो रशिया बहुत वीक था। हाँ, हमें येल्सिन थे, येल्सिन जो है वो बहुत, बोरिस येल्सिन बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं थे, अक्सर शराब के नशे में धुत रहते थे। तो वो, और उस अगर आप 90s में आपका दौर याद करें, जो 90s का रशिया था वो क्या था, आप देखिए चेचनिया में बुरी तरह से विरोध हो रहा था, चेचनिया में सेपरेटिज्म था, और पहला जो चेचन जो अपराइजिंग था उसको रशियन जो अथॉरिटीज है वो कंट्रोल भी नहीं कर पाए थे, और बहुत मॉस्को में आतंकी हमले हो रहे थे, बहुत बुरी तरह से आतंकी हमले हो रहे थे। और उसके अलावा मतलब बेसिकली उनका जो सेंटर था उस समय, जो ग्रेविटी, वो ग्रोजनी था, जो चेचनिया की राजधानी है। तो जो रशियंस थे देखिए वो बहुत परेशान थे, और रशियंस, उनकी इकोनॉमी नहीं अच्छा कर रही थी, जो उन्होंने सालों से, जिसको कहते हैं कि जिस जिंदगी के लिए खुद को तैयार किया था, 1991 में सब कुछ ध्वस्त हो गया। तो ऐसे टाइम पे फिर 96 में, मतलब पहली जो चेचन अपराइजिंग थी वो तो फेल, मतलब रशिया उसको कंट्रोल करने में फेल कर गया। जो सेकंड चेचन अपराइजिंग थी 96 में, उसको बहुत बुरी तरीके से क्रश किया, और वही टाइम है जब व्लादिमीर पुतिन पहली बार, एक एक्स KGB ऑफिसर, पहली बार रशिया के उस पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम में उभरते हैं। और अगर आपको ध्यान है तो वो यंग एक पुतिन है जो खड़े होकर कह रहे हैं कि जहां भी होंगे ये टेररिस्ट वहां पे हम उनको ढूंढ कर मारेंगे, भले ही वो टॉयलेट्स में हो। मिलिटेंट नेशनलिज्म तब से शुरू हुआ। तो जो रशियन लोग थे जो इस सारे, जिसको कहते हैं कि एक अनस्टेबिलिटी को झेल रहे थे 1991 से, वो जब उन्होंने पुतिन के रूप में एक स्ट्रॉन्ग लीडर को देखा जो एक फर्म हैंड से रूल करने वाला है, तो वो धीरे धीरे उनको लगा कि मतलब एक तरह से पुतिन की पॉपुलैरिटी के पीछे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, 90s का दौर तो इसमें निकल गया।
2000s में फिर धीरे धीरे पुतिन ने अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू किया। तो मतलब बहुत अगर हम टेक्निकल डिटेल्स को एक बार को जाने भी दें, लेकिन पुतिन ने धीरे धीरे एक ऐसी वहाँ पे व्यवस्था बनाई जो प्लूटोक्रेसी जिसको कहते हैं या क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये एक तरह का एक मतलब हाँ मतलब बेसिकली ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर एक हैंडफुल ऑफ जो लोग हैं, जो मिलिट्री और पॉलिटिकल क्लास है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेट के रिसोर्सेज को अपने स्ट्रेंथ के लिए अप्रोप्रिएट करते हैं। तो और वहाँ पे मतलब एक डेमोक्रेसी का तो फसाद ही बाद में रह जाता है, और एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो बहुत ज्यादा मतलब ओलिगार्क्स इन्हीं को बोलते हैं। हाँ, ओलिगार्क्स उसी में से फिर बाद में ओलिगार्क्स बन जाते हैं। अच्छा। क्योंकि फिर क्या है कि वैसी व्यवस्था को चलाने के लिए आपको कुछ ऐसे धनाढ्य लोगों की जरूरत पड़ती है, और फिर आपको एक खास तरीके की नैरेटिव भी वहाँ पे देना पड़ता है। तो जो म्यांमार में जुंटा है वो भी प्लूटोक्रेसी है? देखिए म्यांमार की जो जुंटा है वो तो बिल्कुल पूरी तरह से मिलिट्री लीडरशिप, वो तो मिलिट्री लीडरशिप है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिलिट्री जुंटा। लेकिन व्लादिमीर पुतिन तो इलेक्शन लड़कर आए हैं ना, हाँ। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो इन दोनों बातों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो अब मैं अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से देखें तो अब 2000s का दौर है, और 2000s के दौर में व्लादिमीर पुतिन अब एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, और रशिया को अच्छा अब दो थियरीज हैं लगातार वहाँ पे रशिया में। अब यूक्रेन और जॉर्जिया, अब ये जो छोटे छोटे नेबर्स हैं, अब आप उनकी बात समझिए 90s में क्या चल रहा है। ये जो छोटे छोटे नेबर्स हैं जो अभी सोवियत यूनियन से टूटे हैं, अब इनका क्या है, इनको ये दिख रहा है कि सोवियत यूनियन का जो मतलब सक्सेसिव स्टेट है यानी कि रूस, अब वो हमको किसी तरीके का कोई इकोनॉमिक वो नहीं दे सकता, मतलब कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हमें नहीं दे सकता। हालांकि रूस कोशिश कर रहा है उनको कि वो वेस्ट की तरफ ना झुके, लेकिन 1991 के बाद देखिए आप देखिए वही वक्त है कि जब यूरोपियन यूनियन भी बहुत तेजी से उभर रहा है इकोनॉमिक अलायंस के रूप में, और नेटो जो है उसका तो एक पूरा यूएस का तो एक हेजेमोनिक मोमेंट ही है पूरा, वर्चस्व, एंड ऑफ हिस्ट्री जिसको कहा ना फ्रांसिस फुकुयामा ने। तो ऐसे में फिर क्या हो रहा है कि अब ये जो बीच बीच के छोटे छोटे स्टेट्स हैं जो रूस टूटने मतलब सोवियत यूनियन टूटने के बाद बने हैं, ये स्टेट्स हैं, हाँ, ये इधर के जो स्टेट्स, आइए मैं इस तरफ आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये तो सेंट्रल एशिया है, इस तरफ है। कई तो बहुत छोटे हैं तो उनका नाम भी नहीं आ पाया। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, यूक्रेन है, मोल्डोवा है, रोमेनिया है, बेलारूस है, इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब इसमें से कुछ कंट्रीज हैं, स्पेशली सेंट्रल यूरोपियन कुछ स्टेट्स हैं, बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, ये सारे के सारे सोवियत यूनियन के हिस्से थे पहले। ये अब क्या करना चाहते हैं कि ये वेस्ट में इंटीग्रेट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिखता है कि EU का मेंबर बनना चाहते हैं, फ्यूचर लाइज देयर। हाँ। क्योंकि EU अपने आप को जिस तरह से EU की अब उस समय जो अर्थव्यवस्था है, जो मतलब फ्री ट्रेड और डेमोक्रेसी का जो एक मणिकांचन योग है, उसका एक तरह से फ्रूट्स हमको उनको दिखने शुरू हो गए, तो उनको लग रहा है प्रॉस्पेरिटी आएगी। हाँ। तो अब वो है, वो वेस्ट की तरफ उनका झुकाव शुरू हो रहा है। बहुत सारे नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं, EU का मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये बात भी सच है कि रशिया जो है लगातार एक तरह से बिग ब्रदर पॉलिसी वहां पे चलाता है, और ये सारे छोटे छोटे पावर्स को डोमिनेट करके रखता है। रूस की इन्फ्लुएंस वहां पे कम ना होने पाए। अब कोई आप कह सकते हैं, जैसे जॉन मेर्शाइमर भी इस बात को कहते हैं कि ग्रेट पावर का बिहेवियर यही होता है। जॉन मेर्शाइमर एक बहुत बड़े रियलिस्ट थियरिस्ट हैं, रियली रियलिस्ट पैराडाइम के थियरिस्ट हैं, और उनका जो रियलिज्म की थियोरी है वो ऑफेंसिव रियलिज्म है। तो उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। ये बहुत नए नए टर्म आ रहे हैं, हमको और दर्शकों को समझाते जाइए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अभी तो देखिए, रियलिज्म तो आई एम श्योर आपको पता होगा। अरे मेरे दर्शकों को भी बताना होगा। आई एम श्योर आपके दर्शक भी बहुत सुधी हैं, उनको पता होगा। लेकिन देखिए, रियलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो वाला थियोरेटिकल पैराडाइम है जो ये बताता है कि पूरी दुनिया में एक तरह की एनार्की है, और इस एनार्की की वजह से, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, तो जितने स्टेट्स हैं वो सारे अपने पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि अगर वो अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन में चूकेंगे तो दूसरा स्टेट उन पर हमला कर देगा। तो वो हर वक्त एक सिक्योरिटी डिलेमा में देश अपनी मिलिट्री माइट को बढ़ाने के लिए ये तर्क देता है लगातार। जी, तो जो एक इसमें दो तरीके के विचारधाराएं हैं। एक है डिफेंसिव रियलिज्म, वो कहते हैं कि जो कंट्रीज हैं वो पावर मैक्सिमाइजेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने को डिफेंड करना चाहते हैं। लेकिन जॉन मेर्शाइमर ने एक बहुत पते की बात करी। जॉन मेर्शाइमर भी एक रियलिस्ट हैं और शिकागो में प्रोफेसर हैं, और हमारे ज़माने के कम से कम IR के वन ऑफ द बेस्ट नोन माइंड्स इन IR टुडे। जॉन मेर्शाइमर ने कहा कि नहीं, अगर आप ग्रेट पावर बिहेवियर को देखिए तो ग्रेट पावर्स का जो बिहेवियर है वो डिफेंसिव रूप में नहीं होता, ग्रेट पावर्स का बिहेवियर ऑफेंसिव रूप में होता है। यानी कि ग्रेट पावर के ऊपर अगर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है तो भी वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसको लगातार अपनी पावर मैक्सिमाइज करके रखनी है, वरना वो ग्रेट पावर नहीं रह जाएगा। तो ग्रेट पावर बिहेवियर को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो ऑफेंसिव रियलिज्म का जो प्रिज्म है वो बेटर है। पुतिन वही कर रहे हैं।
तो पुतिन के हिसाब से अगर आप अब ये वाली एंगल अगर आप पुतिन पे अप्लाई करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पुतिन इस वजह से अपना वर्चस्व बना के रखना चाहते हैं क्योंकि वो अपने ग्रेट पावर स्टेटस को वहां से लूज नहीं करना चाहते। लेकिन अब इसमें एक एजेंसी है जो ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको ये पुतिन का बिहेवियर इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि उनको वहां पे कोई फ्यूचर नहीं दिखता, और जो प्रॉस्पेरिटी का फ्यूचर है वो उनको वेस्ट के साथ दिखाई पड़ता है। तो जी अब देखिए एक थियोरी आती है कि पुतिन ये इसलिए कर रहे हैं, पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर ये जो मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया वो इसलिए लॉन्च किया क्योंकि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा था, राइट। तो इस बात में भी सच है। 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद 90s के दौर में नेटो ने खूब अच्छी तरह से सोवियत यूनियन के इलाके में घुसकर उनकी बॉर्डर से लगे हुए जो देश थे, वो तो बाद में शुरू किया, लेकिन पहले सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज से शुरू किया। 99 में हंगरी मेंबर बना, फिर चेकोस्लोवाकिया हंगर बना, जो कभी यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस वाले ये सारे वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स थे। लेकिन सबसे मजे की बात आई 2004 में, क्योंकि 2004 में 3 छोटे छोटे देश हैं जिनको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये नेटो के मेंबर बन गए। सो बेसिकली मैं ये कह रही थी कि 2004 एक टर्निंग पॉइंट होता है क्योंकि 2004 में 3 ऐसे मुल्क नेटो का मेंबर बन जाते हैं जो वॉर्सो पैक्ट के ही मेंबर्स नहीं बल्कि सोवियत यूनियन के मेंबर्स, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया, जिनको कहते हैं 3 बाल्टिक कंट्रीज। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास के 3 कंट्रीज हैं, नॉर्थ में पड़ते हैं ऊपर की तरफ। तो ये जो था एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। और तब रूस इतना मजबूत नहीं रहा होगा कि प्रतिरोध कर सके। रूस मजबूत नहीं था, और यहाँ तक कि अगर आप डिटेल में जाके देखेंगे तो इनफैक्ट लिथुआनिया के साथ रूस का एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी था, जिस बॉर्डर डिस्प्यूट को रूस ने सेटल किया ताकि लिथुआनिया की मेंबरशिप एनेबल हो सके। अब आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि उस वक्त चूंकि रूस कमजोर था, उस वक्त रूस जो था वो खुद नेटो के गुड बुक्स में रहना चाहता था क्योंकि उसको हर वक्त अपनी सिक्योरिटी को लेकर डर रहता था, तो क्या पता इस वजह से रूस ने ऐसा किया हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि लिथुआनिया और रूस का एक बॉर्डर डिस्प्यूट था जिसको रूस ने ही सेटल करने की पहल करी, मतलब उसको खत्म किया। अच्छा, ये बॉर्डर डिस्प्यूट का पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि नेटो ऐसे किसी मुल्क को अपना मेंबर नहीं बनाता जिसका कोई बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा हो, क्योंकि नेटो का लॉजिक है आर्टिकल 5, 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, कलेक्टिव सिक्योरिटी। एक बड़ा फंडामेंटल एक प्रिंसिपल है रियल पॉलिटिक है उसका, जो बेसिकली देखिए जो सिक्योरिटी अलायंस होते हैं, ये इनका देखिए अब नेटो के 30 मेंबर्स हैं, तो अगर किसी एक भी मेंबर पे अटैक होता है तो बाकी 30 कंसिडर करेंगे कि वो अटैक उन सबके ऊपर है और वो सबके सब उसकी रक्षा करने के लिए इसीलिए अफगानिस्तान में जब वॉर अगेंस्ट टेरर हुआ तो नेटो के दूसरे मेंबर्स ने भी अपनी थोड़ी थोड़ी टुकड़ियां भेजी। बेसिकली वहां पे तो देखिए आप ऐसा समझिए, नेटो मतलब दुनिया भर में तो बहुत बदमाशियां भी करी हैं नेटो ने, जैसे अफगानिस्तान है और बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन मैं नेटो के प्रिंसिपल को बता रही हूँ कि अगर नेटो के जो 30 मेंबर्स हैं उनमें से किसी के ऊपर भी अगर अटैक होता है तो बाकी सारे आ जाएंगे। यानी कि अगर आप नेटो के किसी एक मेंबर से लड़ते हैं तो आपको नेटो की पूरी फौज से लड़ना पड़ेगा, यानी कि 35 लाख ट्रूप्स हैं नेटो के पास आज के डेट में। तो अब आप समझ रहे हैं, तो इसी वजह से नेटो किसी भी ऐसे मुल्क को अपना मेंबर नहीं बनाता है जिसका कोई बाउंड्री डिस्प्यूट हो, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट का मतलब तो वॉर चलती ही रहेगी ना, तो हर बार नेटो को आना पड़ेगा। तो इसलिए लिथुआनिया का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब देखिए 2004 से अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है। अब 2008 आता है, तब तक अब ये जो रेजीम्स हैं यूक्रेन में, और ये अब देखिए जितने ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं ये ईयू के लिए आवेदन भर रहे हैं, और ईयू के लिए आपको यूं ही ईयू के मेंबर आप नहीं बन सकते, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमी में ताकि आप ईयू का मेंबर बन सके। तो वो और जो कंट्रीज ईयू का मेंबर बन गए हैं उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो अब ये जो देश हैं, जो बचे हुए देश हैं, यूक्रेन है, मोल्डोवा है, जॉर्जिया है, अब ये भी ईयू का मेंबर बनना चाहते हैं, नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। अब 2008 में देखिए क्या होता है। देखिए सोवियत यूनियन के टाइम से, सोवियत एरा के टाइम से जो रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जैसे बेलारूस है, जैसे यूक्रेन है, जैसे मोल्डोवा है, जैसे जॉर्जिया है, इन सब में थोड़ी थोड़ी रशियन पॉपुलेशंस भी रहती हैं। और ये रशियन पॉपुलेशंस ऐसा नहीं कि कुछ 5 साल 10 साल से रह रही हैं, ये रशियन पॉपुलेशन सोवियत टाइम से हिस्टोरिकली वहां पर है। और कुछ तो हमेशा देखिए ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा अगर मुल्क होता है जिसको अगर अपने बॉर्डर के एरियाज को कंट्रोल करना होता है तो एक प्लान्ड डेमोग्राफिक डिस्प्लेसमेंट वो चलाता है, यानी कि अपने जो लोग हैं उनको वहां भेजना, जो चाइना करता है।
अभी जो चाइना बॉर्डर के पास गांव बसाकर लोगों को वहां बिठा रहा है, या उइगर वाले इलाके में कर रहा है। हाँ। तो ये एक तरह का फॉर्मूला है कि अगर बहुत फार फ्लंग एरियाज हैं तो वो उनको अपने कंट्रोल में हम कैसे रखेंगे। तो एक प्लान्ड डेमोग्राफिक डिस्प्लेसमेंट करके ओवर द डेकेड्स जो होता है, ओवर द डेकेड्स हम वहाँ पे तो बेसिकली टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन सारे नियर बाय रीजन्स में छोटे छोटे रशियन पॉपुलेशन रहते हैं। और रशिया जब से खुद टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, तो रशिया की एक पॉलिसी है कि इन सारे रीजन्स को अनस्टेबल बना के रखे, सेपरेटिज्म फैन करता रहे, किसी ना किसी तरह का कोई हाइब्रिड वॉरफेयर, यानी कि कभी साइबर अटैक, कभी सेपरेटिज्म, ये चलता रहता है। 2008 में बहुत बढ़िया चीज़ हुई। 2008 में जॉर्जिया नामक जो देश है, बिल्कुल रशिया के पास में नीचे की तरफ है थोड़ा सा, वहाँ पर एक रीजन है, एक्चुअली 2 रीजन है, एक अबखाजिया और एक ओसेटिया। ओके। अबखाजिया और ओसेटिया दोनों रीजन्स में रशियन पॉपुलेशंस थी, जॉर्जिया में। और रशिया ने बाकायदा मिलिटरीली इंटरवीन करके अबखाजिया और ओसेटिया को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, और कोई कुछ नहीं कर पाया। जॉर्जिया ने पहले ही हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा कि भाई हम इस लड़ना नहीं चाहते, ये हो गया। 2008 वही टाइम है जब चाइना का ओलंपिक्स हो रहा है पहली बार, और 2008 में जो रशिया ने किया, तो जॉर्जियन वॉर, जब ये कहते हैं ना कि अभी जो यूक्रेन में हो रहा है, तो यूक्रेन वॉर एक तरह का कल्मिनेशन पॉइंट भी है। जॉर्जिया में ऑलरेडी अब जो यूक्रेनियन वॉर है, ये इसकी शुरुआत पहली बार हमें जॉर्जिया में दिखती है 2008 में। तो अब आप ये कह सकते हैं कि अगर नेटो या वेस्ट यूक्रेन को बचाना चाहता था तो तब से क्यों नहीं लग गया, क्योंकि 2008 ही वो वर्ष है जब पहली बार यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है, और नेटो की मेंबरशिप खारिज हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले जर्मनी ही उसको खारिज करवा देता है। किस बिना पे? क्योंकि जर्मनी, देखिए, जर्मनी में एंगेला मर्केल जो है वो शी इज़ कंसिडर्ड समबडी जिन्होंने जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी को रशिया के साथ बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब कन्वर्ज किया, अलाइन किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुद भी ईस्ट जर्मनी से हैं। एंगेला मर्केल रशियन बोलती हैं, पुतिन की बहुत अच्छी दोस्त, और बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन फिर आप कह रही हैं, लेकिन एक वो इंसिडेंट है जो बार बार बताया जाता है कि जब इनकी मुलाकात हुई, उनको पता था पुतिन को कि इनको कुत्ते से डर लगता है, पर जानबूझ के कुत्ता बुलाया गया। नहीं, मतलब मैं तो इसको नहीं जानती हूँ कि आप ये कौन से वाले ट्रिविया को बता रहे हैं, लेकिन एंगेला मर्केल बेसिकली एंगेला मर्केल के टाइम से एक तरह का डीपनिंग ऑफ कन्वर्जेंस जो है हमें दिखता है रशिया के साथ, रूस के बीच में। और उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर एनर्जी डिपेंडेंस है। देखिए, जर्मनी जो है वो है यूरोप का पावर हाउस, इकोनॉमिक पावर हाउस, इंडस्ट्रियल पावर हाउस, गाड़ियाँ वगैरह सब चीज़ें जो है वो मिलिट्री जो इंडस्ट्रीज है वो जर्मनी में है। अब उसके लिए जो गैस और ऑयल है वो आता है रशिया से, क्योंकि सबसे चीप है। सोवियत एरा के टाइम से वहां पे गैस पाइपलाइंस आती हैं, और वो पाइप मतलब सबसे आसान तरीके से जो मुहैया हो सकती है गैस, कुछ तो यूरोप खुद बनाता है, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंस जो है वो रशिया के ऊपर है। तो एंगेला मर्केल के जमाने से ये था। इनफैक्ट जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 आपने सुना होगा पाइपलाइन के बारे में, उसके चेयरमैन जो थे वो भी जर्मन थे काफी हद तक, श्रोडर, और इस तरह की चीजें उस वक्त आ रही हैं। तो अब पॉइंट ये है कि जब पहली बार यूक्रेन अप्लाई करता है नेटो की मेंबरशिप के लिए, तो जर्मनी की वजह से वो खारिज हो जाता है। वो क्या नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अब जो वहां के जो नियर बाय कंट्रीज हैं, अब उनको तो डर लग रहा है ना कि जब अगर रशिया जॉर्जिया में इस तरह से इंटरवीन करके 2 अलग अलग रीजन्स को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकता है, तो अब वो रशिया चुप रहने वाला नहीं है। हर बगल के देश पे क्लेम करेगा जहां पे रशियन पॉपुलेशंस हैं। तो ये हुआ 2008 में। इसके बाद आता है 2014 का टिपिंग पॉइंट। 2014 में क्राइमिया नामक जगह है यूक्रेन में। क्राइमिया एक बेसिकली पेनिनसुला है। क्राइमिया है, हम हिंदी वाले क्रीमिया बोलते हैं उसको। नहीं, आप क्रीमिया भी बोल सकते हैं, उसमें ऐसा क्या है, मेरा ख्याल है आई थिंक क्राइमिया। हाँ, क्राइमिया। तो ये कनाडा और कनाडा जैसा हो गया मामला। जी। तो क्राइमिया एक पेनिनसुला है यूक्रेन में, यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी है, ब्लैक सी में थोड़ा सा ऐसे प्रोट्रूड निकला हुआ सा क्राइमियन पेनिनसुला है। ये क्राइमियन पेनिनसुला में भी रशियन पॉपुलेशन रहती है, और रशिया वहाँ पे एक रेफरेंडम कराता है। वहाँ पे ये कहता है कि यहाँ की 99% पॉपुलेशन हमारे साथ मिलना चाहती है, और मिलिट्री इन्वेजन करके क्राइमिया को 2014 एनेक्स कर लेता है। रशिया कहता है कि हमने क्राइमिया को लिबरेट किया, बाकी वेस्ट कहता है कि क्राइमिया को एनेक्स किया। भारत सरकार कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देती है। क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद रशिया को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि क्राइमिया ब्लैक सी में है, जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्लैक सी का रीजन है वहाँ ब्लैक सी का रीजन है, और जो रशिया की ब्लैक सी फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर सेवास्तोपोल क्राइमिया में है।
अच्छा। तो इस एनेक्सेशन के पहले भी रशिया यूज करता था उसको, लेकिन जब एनेक्सेशन प्रेजेंस थी, डोमिनेंस था, एब्सोल्युटली था, तभी तो इतनी आसानी से एनेक्स कर दिया। लेकिन बात यह है कि उसके बाद से पूरा का पूरा कंट्रोल क्राइमिया पर हो गया। अब क्राइमिया जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी घोषित हो गई। यूक्रेन कहता है कि हमारी टेरिटरी है, हम वापस लेंगे। रशिया कहता है कि हाँ, आपके वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक रूप से क्राइमिया रशिया का ही हिस्सा था, ऐतिहासिक रूप से। तो रशिया ने कहा हमने बस अपना हिस्सा वापस लिया है। लेकिन जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो कहता है कि देखिए, अगर आप इस डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया ही पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में कोई ना कोई हिस्सा पहले किसी ना किसी के साथ था, तो कहीं से तो आप वैंटेज पॉइंट मानेंगे ना। तो जनरली हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सेकंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद से वैंटेज पॉइंट मानते हैं। उसके बाद जो बाउंड्रीज डिफाइन हुई, उसके बाद जो बाउंड्री डिफाइंस हुई लार्जली, और थोड़ा सा यूरोप में देखें तो 1991 के बाद जो नए बहुत सारे देश बने। तो यहाँ पे 2014 में क्राइमिया होता है। क्या होता है, वेस्ट सैंक्शन लगाता है रशिया के ऊपर, रशिया काउंटर सैंक्शंस लगाता है वेस्ट के ऊपर, कुछ नहीं हो पाता और क्राइमिया चला जाता है। अब बात आती है कि फिर यूक्रेन कहता है, अच्छा, यूक्रेन में बहुत सारा राजनीतिक नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? यूक्रेन के उस वक्त के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विक्टर यानुकोविच, और विक्टर यानुकोविच जो हैं वो प्रो रशियन राष्ट्रपति हैं। विक्टर यानुकोविच को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको यूरो मैदान प्रोटेस्ट कहते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा, जिसको डेमोक्रेसी का आप कह सकते हैं कि एक तरह का मुजाहिरा हो रहा है, डेमोक्रेटिक प्रदर्शन का। और ये कहा जा रहा है कि विक्टर यानुकोविच इज अ रशियन स्टूज और उनको हटाया जाए। और विक्टर यानुकोविच अपनी जान बचा के भागते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे नए प्रेसिडेंट आते हैं जो नहीं है उतना प्रो रशिया। अब पॉइंट क्या है कि 2014 के बाद अब वेस्ट भी ये सब चीजें देख रहा है। वेस्ट नेटो को इसलिए नहीं भेज रहा है, क्यों? क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं। लेकिन ये बात अपने आप में कि एक मॉडर्न टाइम्स में रशिया इस तरह से एनेक्स कर ले रहा है, ये बात किसी भी अपने देश आप को में, काट दे रहा है, हाँ, अपने साथ शामिल जॉर्जिया कर ले में हुआ, फिर यूक्रेन में हुआ। ऐसा 2014 के बाद से अब वेस्ट क्या कर रहा है कि वेस्ट यूक्रेन को मिलिट्री जो वो है, वेपन्स हैं, एड है, ट्रेनिंग है, ये सप्लाई करना शुरू कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जिस पे बहुत बात नहीं होती है। बहुत अब पेपर्स निकल कर आ रहे हैं कि CIA, जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, CIA बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रन कर रहा था 8 साल से, 2014 के बाद से यूक्रेन में, जहां ना केवल यूक्रेन के टॉप मिलिट्री जो ब्रास है उसको ट्रेन कर रहे थे, बल्कि यूक्रेन के जो मिलिशियाज हैं। अच्छा, इस पे भी हम लोग बाद में बात करेंगे कि यूक्रेन के मिलिशियाज क्या हैं, लेकिन अभी फिलहाल चरमपंथी अतिवादी संगठन मिलिशिया, क्योंकि असल में अभी जो रूस ने अटैक किया है उसमें एक चीज उन्होंने कही है कि हम डीनाज़िफाई करना चाहते हैं। तो डीनाज़िफाई किस चीज को करना चाहते हैं, आखिर कौन है ये लोग जिनको तो बहरहाल तो CIA एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है यूक्रेन के टॉप ब्रास, मिलिट्री टॉप ब्रास प्लस मिलिशियास को ट्रेन करने के लिए 14 ऑनवर्ड्स। और ये ट्रेनिंग जो CIA की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ये लंबा चला है। 24 फरवरी को ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है रूस ने, उसके पहले फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते तक ये चला है, उसके बाद बाइडेन ने उसको विड्रॉ किया है। अच्छा जी, तो रूस का ये कहना, अच्छा अब रूस का क्या कहना है? देखिए, रूस का ये कहना है कि देखिए, ये हिस्टोरिकली हमारी इन्फ्लुएंस का हिस्सा रहा है। हम यहाँ पे, आप नेटो फैलते 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 बिल्कुल हमारे दरवाजे पे आ गया है, आप हमारे दरवाजे तक मत आइए, ये रशिया की सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। और रशिया इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब ये हम बात में करेंगे कि अगर यूक्रेन को बचाना चाहता है वेस्ट, तो या तो उसी समय नेटो का मेंबर बना लेता, 2014 के पहले बना लेता, और अगर नहीं बनाया था तो अब कम से कम अकेला छोड़ देता। लेकिन इतना हवा ना देता, फूंक ना देता कि वो खड़ा हो गया सामने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ना देता, क्योंकि अच्छा, वेस्ट ने क्या किया कि यूक्रेन की इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हुए कि ये बेसिकली वेस्ट के साथ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि ये आ गए ज़ेलेंस्की जो है, ये बेसिकली एक एक्टर है, एक कॉमिक एक्टर है ये। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि असल में जिस शो से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे यूक्रेन में, उसमें ये यूक्रेन के राष्ट्रपति का किरदार निभाते थे, जो राष्ट्रपति EU और नेटो का मेंबर बनना चाहता है। आप उसे देखिएगा, उसमें अभी जो हो रहा है एक तरह से वो उसका प्रिकर्सर है वो शो। मतलब जिसको कहते हैं ना कि जैसे आपको बड़ा डेजा वू सा होगा कि ये इनको कैसे पता था कि ये असल लाइफ में भी यही किरदार निभाने वाले हैं। तो 2019 में एक फर्स्ट टाइमर ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और 79% वोट से जीतते हैं, और एक हैवी वेट के अगेंस्ट पेट्रो पोरोशेंको, हैवी वेट जो पॉलिटिशियन है, उनके अगेंस्ट जीत कर आते हैं। और ये और भी ज्यादा प्रो वेस्ट है।
तो ये कहते हैं कि हमें वेस्ट का हिस्सा बनना है, अपनी सारी बातों में कहते हैं कि EU हमारी प्रॉस्पेरिटी है और नेटो का मेंबर हमें बनना है, और खुले तौर पे कहने लग जाते हैं। और तब से और भी ज़्यादा रशिया को ये बात चुभती है बार बार कि ये हमारा जो ऐतिहासिक, और रशिया, पुतिन ने एक, आपने पता नहीं, आप पुतिन ने, लेखक भी हैं पुतिन, और पुतिन ने एक ऐसे लिखा है जिसको सब लोग कहते हैं कि पुतिन ने शायद मतलब किसी पुराने ही माइंडसेट में है, वो रशियन एम्पायर की बात कर रहे हैं, और यूक्रेन और रशिया जो है वो बिल्कुल सिस्टर कंट्रीज़ वो कहते हैं, और मॉस्को सिविलाइजेशन का जो क्रेडल है वो कहते हैं वो कीव है, यानी यूक्रेन की राजधानी। तो ऐसी बातें वो कर रहे हैं। तो देखिए पुतिन का तो वर्ल्ड व्यू क्लियर है, लेकिन अब बात यह आती है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन इस बात को जानते हुए लगातार प्रो वेस्ट लगे हुए हैं, क्योंकि, और क्राइमिया के बाद से तो खैर और कारण भी है, क्योंकि भाई क्राइमिया के बाद से तो अंडर दैट फॉल्स इंप्रेशन कि रूस कुछ ऑफेंसिव करेगा तो वेस्ट मेरी मदद एब्सोल्युटली। अब यही तो वो बात है, यही तो वो चाबी है कि ज़ेलेंस्की को शायद बहुत वक्त तक ये लगता था कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वेस्ट आके हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो ज़ेलेंस्की का ये पॉलिटिकल जजमेंट का एरर है कि उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि वो जब तक वो नेटो के मेंबर नहीं है तो नेटो नहीं आएगा, क्योंकि नेटो के इन्वॉल्व होने का मतलब है थर्ड वर्ल्ड वॉर। नेटो के इन्वॉल्व होने का मतलब है कि इट विल बी बिटवीन नेटो एंड रशिया, और तो दैट विल बी थर्ड वर्ल्ड वॉर, दैट विल बी, देखिए क्यों, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर, दुनिया का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल, जो इनका आर्सेनल है वेपन्स का, वो रशिया के पास है। सेकंड नंबर पे अमेरिका है, थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन अमेरिका सेकंड नंबर पर है। नंबर न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा जो आई थिंक 6,500 जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसमें सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स, उसमें सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रूस के पास हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए नेटो नहीं हो रहा है। अब आप देखिए कि ये ज़ेलेंस्की के मेरे हिसाब से पॉलिटिकल जजमेंट का एरर है कि वो इस बात की स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर ऐसा, मतलब जैसे उनको जो वेस्ट है वो पुश कर रहा है, हाँ अच्छा, फिर उनको वेपन्स दे रहा है, अच्छा वेपन्स भी क्या दे रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सिनारियो। यूक्रेन के पास ना ढंग की एयरफोर्स है, यूक्रेन के पास ना ढंग की नेवी है, लेकिन वो यूक्रेन टिका हुआ है। आज 57th डे है ना, आज क्या 57th या 58th डे है आज, तो आज उस लड़ाई का, और रशिया दुनिया की नंबर 2 मिलिट्री ताकत है, तो वो यूक्रेन कैसे लगा हुआ है। ये जो कमाल है, कुछ तो CIA की ट्रेनिंग का है जो अमेरिका बाकायदा ट्रेन करता रहा है, और अमेरिका उसमें बाय द वे अकेला नहीं है, उसमें कनाडा भी है, उसमें फ्रांस भी है, उसमें UK भी है, ये सारे ऑपरेशंस जो है वो चलते आ रहे हैं। कुछ तो ट्रेनिंग का मामला है, कुछ यूक्रेनियंस का अपना जीवट है, वो हमें वी मस्ट गिव देम दैट क्रेडिट कि वो उनका अपना जीवट है। और उसके अलावा जितने ये वेपन्स सप्लाई हो रहे हैं, वेपन्स कौन से सप्लाई हो रहे हैं, देखिए यूक्रेन को आप देखिए फाइटर प्लेन्स नहीं भेजे जा सकते, क्यों, क्योंकि फाइटर प्लेन्स तो आप भेज देंगे, लेकिन वो हैंगर कहाँ से भेजेंगे जहाँ से फाइटर प्लेन टेक ऑफ करेगा। तो कौन से वेपन्स भेजे जा रहे हैं, उनको कहा जाता है मैन पैड्स। मैन पैड्स का मतलब जो पोर्टेबल, जो मैनुअली पोर्टेबल जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे जैवलिन, स्टिंगर्स, जो आप शोल्डर पे रख के चलाते हैं, और वो बेसिकली जो हीट एमिट जो करता है उसको कैच करके वो उसको उड़ा देते हैं, हीट सेंसिंग। तो एग्जैक्टली। तो अच्छा, मैन पैड्स का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैन पैड्स वही सिस्टम्स हैं जो अमेरिका ने तालिबान को दिया था रशिया के USSR के खिलाफ लड़ने के लिए। ऐसे किसी कंट्री में, मुजाहिदीन को, नॉट तालिबान, सॉरी मुजाहिदीन को। ऐसे किसी कंट्री में जिसके पास एक डेवलप्ड एयरफोर्स नहीं है, और आपको अगर एक माइटी ऑपरेसर से लड़ना है या ओपोनेंट से लड़ना है, तो सबसे ज्यादा काम के उसमें मैन पैड्स हैं, क्योंकि बहुत कम ट्रेनिंग से कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो आपने देखा ज़ेलेंस्की ने जैसे शुरुआत में उन्होंने इंटरनेशनल लीजन बनाया, यूक्रेनियन जो भी लड़ना चाहता है यूक्रेन के लिए लोग आए, और हमने बड़ी सारी न्यूज़ मीडिया में देखी फ्रेंजी की, लोग दूर दूर से जा रहे हैं, इंडिया से भी एक जने गए हैं, मैंने कुछ कवरेज देखा था। हालांकि वो केवल आधी स्टोरी थी, आधी स्टोरी ये भी थी कि लोग वहाँ से छोड़ कर आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसे जो मैन पैड्स और जैवलिन, स्टिंगर्स, मिसाइल्स होते हैं, ये कम ट्रेनिंग पर भी आप चला सकते हैं, और अगर वॉरफेयर में, मतलब एक तरह का एसिमेट्रिक वॉरफेयर में अगर आपको बढ़त बनानी है या अपने को वो करना है तो ये काम आते हैं। तो ये तो है ही, जैवलिन्स, मैन पैड्स हैं, फिर एंटी टैंक वेपन्स भी भेजे हैं वेस्ट ने, ऐसा नहीं है। और सबसे मजे की बात है कि देखिए अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि रशिया की एक वॉरशिप है मॉस्कवा ब्लैक सी फ्लीट में घूमती रहती है, रशिया की वो है, और यूक्रेन के नेपट्यून नामक 2 एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं, एंटी शिप जो मिसाइल्स हैं, उन्होंने मॉस्को को उड़ा दिया। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये सब जो यूक्रेन कर पा रहा है, इसमें वेस्ट की ट्रेनिंग, वेस्ट का जो आर्सेनल है, जो इक्विपमेंट है, उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जा किस तरफ रहा है। हाँ। क्या इससे यूक्रेन ये युद्ध जीत सकता है या नहीं जीत सकता है? मेरे हिसाब से यूक्रेन इस युद्ध को जीतने में अक्षम है,
और ये बात वेस्ट को शुरू से पता थी। इसी वजह से जो वो ट्रेनिंग, जो मैंने आपसे कहा ना 8 साल से जो चल रहा था प्रोग्राम CIA का, ये CIA का प्रोग्राम जो था, इट वाज टू ट्रेन अ लॉन्ग ड्रॉन इंसर्जेंसी अगेंस्ट रशिया, क्योंकि डॉक्टर मेरा अगला सवाल यही है डॉक्टर स्वस्ति जी। 2 सवाल हैं एक्चुअली मिक्स। एक तो जिसका आप जवाब दे ही रही हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध किस दिशा में बढ़ रहा है, क्या अब एक ये नया वर्ल्ड मैप पे कन्फ्लिक्ट जोन, जैसे इजिप्ट है, जैसे अफगानिस्तान है, सीरिया है, बिल्कुल लीबिया है, वैसा एक क्रिएट हो रहा है जो एक परमानेंट नासूर भी रहेगा रशिया के लिए, कि उनके बॉर्डर पे एक अनस्टेबल स्टेट है जो कोई भी नहीं चाहेगा लॉन्ग रन में। और दूसरी चीज, रशिया ने जो अपने मिलिट्री टारगेट रखे थे, तो क्या ये ऐसा है क्या कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, क्योंकि 2 महीने होने वाले हैं अब। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए जो आपने शुरू में पूछा कि मैं वही बात कर रही थी, वेस्ट को इस बात का शुरू से अंदाजा था कि कन्वेंशनल वॉर यूक्रेन जीत नहीं सकता। तो उनकी जो ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग का उद्देश्य ही ऐसा था कि इंसर्जेंसी चलेगी रशिया के पीछे। अच्छा, आप अगर डेटा देखें रिसर्च का, तो जितनी भी ग्रेट पावर्स हैं वो इंसर्जेंसी में बहुत बुरा फेयर करती हैं। वियतनाम, अमेरिका, वियतनाम नहीं जीत पाती हैं। अफगानिस्तान, वियतनाम, हाँ, क्योंकि इंसर्जेंसी बेसिकली अर्बन सेटिंग में होती है, अर्बन वॉरफेयर हम जिसको कहते हैं, और अर्बन वॉरफेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में लोग हैं ना, तो आप उसमें अर्बन सेटिंग में लड़ना बहुत मुश्किल होता है, और प्लस जो इंसर्जेंट्स होते हैं उनको लोकल्स का सपोर्ट होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से तो वेस्ट को ये बात शुरू से इस बात का अंदाजा था कि कन्वेंशनल वॉर नहीं जीत सकता, तो आप ऐसे इसको खींच के रखिए जिससे कि इंसर्जेंसी जो है वो वहाँ पे चलती थक जाए। और दूसरी चीज़, इससे वेस्ट का क्या फ़ायदा है कि जो वेस्टर्न मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो लगातार चर्न करता रहे, एक के बाद एक हथियार, एक के बाद एक हथियार। तो ये जैसे लॉकहीड मार्टिन को पैसा मिलता रहे, लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स बहुत ऊपर है, भाग रहे हैं बिल्कुल। जो जितने ये एक बहुत ही बड़ी हथियार बनाने की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, तो बहुत सारे टॉप डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जो यूएसए के हैं। तो ये एक बात होगी। अब आपने जो मुझसे दूसरी चीज पूछी कि इसका हमें क्या दिखता है एंड स्टेट, देखिए रशिया ने जब ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था तो रशिया ने अपने कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। 2 ऑब्जेक्टिव्स उसमें से क्लियर थे। उन्होंने कहा था डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, डीनाज़िफिकेशन ऑफ यूक्रेन। दोनों पे अलग अलग बात करते हैं। डीमिलिटराइजेशन से उनकी मुराद क्या है कि जितने ये वेस्ट की तरफ से वेपन्स आ रहे हैं, और ज्यादातर ये वेपन्स पोलैंड के रास्ते, जो लवीव एक देश वो है, शहर है, वहां से आते हैं, बिल्कुल वेस्ट में है उधर, वहां से आ रहे हैं, हम उनको खत्म करेंगे सारे रूट्स वो। हाँ, मतलब बेसिकली, क्योंकि ये बात पुतिन बहुत दिनों से कह रहे थे कि आप बहुत ज्यादा ये जो मिलिटराइज करें यूक्रेन को, ये हम, आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ हैं और चाइना बहुत ज्यादा पाकिस्तान को मिलिटराइज करे तो हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट, चिंता का विषय होगा, बिल्कुल चिंता का विषय होगा। तो एक तो डीमिलिटराइजेशन, दूसरा डीनाज़िफिकेशन। देखिए रशिया ने ये कहा कि डीनाज़िफिकेशन को आप एक तरह का नैरेटिव समझ लीजिए। टेक्निकलिटी में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि टेक्निकलिटी में जाएंगे तो पुतिन खुद फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाज़ी सिंपथाइजर्स हैं जो उनके भी दोस्त हैं। लेकिन एनीवे, पुतिन ने ये कहा कि रशिया में, यूक्रेन में बहुत सारे नाज़ी ग्रुप्स हैं जो आके वहाँ पर मतलब एक तरह से आके प्रेसिपिटेट करते हैं और फिर रशिया से लड़ते हैं। क्यों? इसके पीछे कुछ रीजन भी है। देखिए जो डॉनबास का रीजन है इस समय जहां लड़ाई चल रही है, डोनेस्क और लुगांस्क का जो रीजन है वो एक्चुअली लुहांस्क है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन ग है, एच का, तो इट्स लुगांस्क एंड डोनेस्क। ये बड़ी आफत है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो नाम है ना। जी जी जी, बताइए। तो डोनेस्क, अच्छा मैं बस, अच्छा नाम के प्रति भी मुझे ऐसा लगता है कि हम उस देश का कुछ मदद तो नहीं कर सकते, कम से कम हम उसका नाम सही ले, तो ये मुझे ऐसा लगता है नहीं, बिल्कुल, उस गरिमा का पालन करें। बिल्कुल जी। तो डोनेस्क और लुगांस्क का जो रीजन है वो डॉनबास में आता है। डॉनबास एक बड़ा रीजन है जिसमें ये 2 छोटे रीजन है। यहाँ पर भी रशिया बहुत टाइम से सेपरेटिज्म को फैन कर रहा था, उसी तरीके से जैसे जॉर्जिया में कर रहा था। और यहाँ पे, और यूक्रेन और जॉर्जिया के अलावा एक छोटा सा देश और है मोल्डोवा, जहाँ पे ट्रांसनीट्रिया है। ट्रांसनीट्रिया में भी सेम प्रॉब्लम है, वहाँ पे रशियंस रहते हैं और अनऑफिशियली रशिया उसको भी सपोर्ट करता है। तो अभी जो ये सारा घटनाक्रम दोनों जगह वहाँ पे सेपरेटिज्म चल रहा है, सेपरेटिज्म और रशिया उसको सपोर्ट करता है। तो अभी इन चीजों से सबसे ज्यादा नींद तो अभी मोल्डोवा की उड़ी हुई है कि अगले हम ही होंगे शायद, तो हमारा नंबर भी आने वाला है। हाँ एग्जैक्टली। तो यूक्रेन में जो ये डोनेस्क और लुगांस्क का रीजन है, यहाँ पे रशियन डी फैक्टो ये पहले से रशिया के कंट्रोल में थे, क्योंकि वहाँ पे रशियन बोली जाती है, वो बहुत रशिया से बहुत कल्चरली भी बहुत क्लोज है। तो रशिया का ये कैलकुलेशन था पुतिन का कि हम जाएंगे, और जिसको आप कह रहे थे कि एक क्विक विक्ट्री, हम एक क्विक विक्ट्री वहाँ पे हासिल करेंगे, डी मिलिटराइज करेंगे यूक्रेन को, और यूक्रेन जो है वो झुक जाएगा, या फिर कम से कम यूक्रेन जो है वो हमारी मिलिट्री माइट को झेल नहीं पाएगा, और हम डोनेस्क और लुगांस्क को, क्योंकि
अटैक के पहले उन्होंने इन दोनों को एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स रिकॉग्नाइज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम डीपीआर और एलपीआर, जो उनके टेक्निकल नाम है, उन्होंने कहा था कि डोनेस्क और लुगांस्क को हम अलग अलग इंडिपेंडेंट टेरिटरीज की तरह घोषित करते हैं। ये 22 को करने के बाद उन्होंने 24 को अटैक किया। तो एनालिस्ट ये कर रहे थे कि भाई ये ऑलरेडी डिफैक्टो उनके कंट्रोल में है, अब वहां पे जाके थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये कंट्रीज निकल आएंगे, जैसे अब्खाजिया और ओसेटिया जॉर्जिया में हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो बात थोड़ी सी बदली हुई थी। डेफिनेटली अगर मैं पुतिन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो थी वो गड़बड़ थी। उसके भी कारण है, हम उसमें जाएंगे कि किस लेवल का करप्शन है रूस में, और जो क्लेप्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी हम लोग करते हैं उसका क्या आज की डेट में क्या नुकसान भुगतना पड़ रहा है पुतिन को। एनीवे, सो कमिंग बैक, इन्होंने ये सोचा था, तो पहला जब उन्होंने लॉन्च किया तो इनको लगा कि प्रेशर क्रिएट करेंगे, या तो ज़ेलेंस्की फ्ली कर जाएगा या असैसिनेट हो जाएगा, क्योंकि रशिया में भी एक है स्पेत्सनाज जो है उनके स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस हैं, स्पेशल मिलिट्री कमांडोज जिनको आप कहें। तो स्पेत्सनाज को बहुत सारी बात है कि चेचन फाइटर्स को भेजा, स्पेत्सनाज को भेजा कि पुतिन को असैसिनेट करो, लेकिन वो असैसिनेशन जो है वो नहीं हो पाया सफल। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत सारे रशिया के टॉप मेजर मिलिट्री कमांडर्स की डेथ हुई। ये सब हमने देखा। शुरुआत में ऑफकोर्स यूक्रेन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, नो डाउट, लेकिन बेसिकली जो रशिया की फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी कि क्विक मिलिट्री विक्ट्री, वो हासिल नहीं कर पाए। फिर हमने देखा कि पुतिन ने कैसे रिकैलिब्रेट किया, क्या किया। उसके बाद पुतिन ने मल्टीपल फ्रंट्स को खोला, और उसके बाद फिर करना शुरू की, लड़ाई करना शुरू किया। क्या सामने आने लग गया? फ्यूल शॉर्टेजेस हो रहे हैं रशियन आर्मी में। रशियन आर्मी में राशन नहीं मिल रहा है, रशियन आर्मी में पकड़े जा रहे हैं सैनिक। अब वो कौन है सैनिक जो पकड़े जा रहे हैं? वो है कॉन्स्क्रिप्ट्स। और रशिया में एक लॉ है जो कहता है कि कॉन्स्क्रिप्ट्स मतलब जिनको जो 18 से 21 साल के जो युवक हैं जिनको कि सर्व करना ही करना है, हाँ, वो वहाँ पे गए, और लॉ ये कहता है कि वो रशिया के बाहर डिप्लॉय नहीं किए जाएंगे। लेकिन ये रशियन आर्मी ने बाहर डिप्लॉय किया, उसमें से वही थे जो इल ट्रेंड थे, वो पकड़े भी गए। तो बहरहाल तो वो वाली स्ट्रैटेजी भी उनकी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई। इधर वेस्ट जो था वो हज़ारों सैंक्शंस लगा रहा था रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया मतलब जिसको मैं कहती हूँ ना कि जो कंट्रोल था वो नहीं कर पा रहे थे। ऐसी न्यूज़ आती थी कि उनकी बढ़त हो गई, उन्होंने मार दिया, उन्होंने मिसाइल यूज़ करी, लेकिन फिर यूक्रेनियंस ने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, फिर इधर से रशिया लड़ रहा है, फिर उधर से यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर रहा है, इसलिए वो कीव और बाकी अहम ठिकानों से पीछे हट गए। तो ये उन्होंने थर्ड स्टेप पे उन्होंने रियलाइज किया कि कीव का फॉल संभव नहीं है। एक तो उसका कारण ये है कि कीव जो है वो ईस्ट से दूर है, नॉर्थ की तरफ है। तो उन्होंने कहा कीव को अभी हमें छोड़ना चाहिए, हमको फोकस करना चाहिए जो डॉनबास और उसके नीचे का रीजन है। क्यों? क्योंकि डॉनबास का रीजन ईस्ट में है, बीच में एक छोटा सा एरिया आता है जिसको मारियोपोल है, आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, और उसके नीचे है क्राइमिया ऑलरेडी रूस के कंट्रोल में है, और ईस्ट उनका फोकस है। तो उनको फोकस इस वाले क्रिसेंट में करना चाहिए, ना कि इधर उधर। तो ये रिकैलिब्रेट फिर किया पुतिन ने क्या किया, अपने ऑफेंसिव को इंटेंसिफाई करना शुरू किया। किंजल मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल, स्कैंडर एम मिसाइल्स का इस्तेमाल, बहुत सारी हज़ारों लैंड ये क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल, ये सब करना शुरू किया। और लाखों की तादाद में 50-60 लाख यूक्रेनियन जो है वो पोलैंड के रास्ते, हंगरी के रास्ते जो है वो यूरोप में भाग कर आ रहे हैं। तो वो एक अलग लेवल की रेफ्यूजी क्राइसिस वहाँ पर पनप रही है। लेकिन फिर भी अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को पूरा करना नहीं कर पा रहे हैं वो। अब पुतिन क्या कर रहे हैं कि इस समय जो पूरा फोकस है वो मेजर एक्सेस, अब देखिए 3-4 मेजर एक्सेस इस समय यूक्रेन में है। फोकस जो है वो डॉनबास में है, लुगांस्क और डोनेस्क में। उसको सपोर्ट करने के लिए उनके 3-4 एक्सेस हैं, जिसमें इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी एक्सेस जो है वो मारियोपोल है। क्यों मारियोपोल है? क्योंकि अगर वो मारियोपोल को कब्जा कर लेते हैं तो पूरा का पूरा क्राइमिया से लेकर डॉनबास तक उनके पास एक लैंड ब्रिज हो जाएगा। और मारियोपोल बीच में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूक्रेनियन ट्रेड का। मारियोपोल जो है वो जिन मिलिशियाज की मैं बात करी थी उसमें से एक जो सबसे फेमस मिलिशिया है एज़ोव, उसका हेडक्वार्टर्स है। मारियोपोल जो है वहीं उसी बंदरगाह के रास्ते यूक्रेन का बहुत ज़्यादा ट्रेड जाता है, वो वहीं से जाता है। और मारियोपोल की वजह से यूक्रेन जो है वो सी ऑफ एज़ोव और सी ऑफ एज़ोव के आगे फिर ब्लैक सी और उसके आगे अपना ट्रेड करता है। तो मारियोपोल को उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया। कुछ रशिया की स्ट्रैटेजी ये भी है कि मारियोपोल में रशियंस ज़्यादा हैं, तो उनके लिए आज की डेट में मारियोपोल 90%, हाँ 90% मारियोपोल तो बर्बाद हो चुका है। तो खैर, और कल पुतिन ने इस बात को कह भी दिया कि हमने मारियोपोल को जीत लिया है।
अनाउंस और जेलेंस्की ने कहा नहीं आपने जीता नहीं है, मारियोपोल तबाह हो चुका है। खैर, तो अब मारियोपोल अगर उनके पास आ जाता है तो अब उसके बाद वो अपने ट्रूप्स को फिर दूसरी तरफ डिप्लॉय करेंगे, खारकीव की तरफ, इज्यूम की तरफ, जो उनका बेसिकली जो ईस्ट को एलिनेट करने का जो उनका प्लान है। लेकिन सच ये है कि अभी तक उनको वैसी विक्ट्री अलावा मारियोपोल के ऐसी कोई विक्ट्री उनको नहीं मिली है जिसको वो रिपोर्ट कर सके देखिए ये हमने बॉक्स टिक कर दिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि 9 मई को रशिया में है विक्ट्री डे। विक्ट्री डे क्या है कि 1945 9 मई 1945 को सोवियत यूनियन ने हराया था नाज़ी जर्मनी को, और वो जो दिन है वो विक्ट्री दिवस या विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है रशिया में। एक तरह का बड़ा जिंगोइस्टिक नैरेटिव उस समय होता है कि मिलिट्री माइट दिखाना और रशिया और आर मदर रशिया और ये सब वहाँ पे चलता है। तो अब 9 मई का टाइम आ रहा है, आई एम श्योर मतलब पुतिन ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये इतना लंबा चलेगा, क्योंकि एक्चुअली इतनी लंबी वॉर लड़ने का जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो पुतिन नहीं पे कर सकते। ये वॉर एवरी सिंगल डे रशिया को कॉस्ट कर रही है $10 बिलियन। 10 बिलियन डॉलर 10 बिलियन डॉलर कॉस्ट कर रही है। कुछ तो रिपोर्ट्स हैं कि 10 से 20 बिलियन डॉलर, मेरा अंदाज है कि 10 बिलियन डॉलर कॉस्ट कर रही है। पुतिन के पास एक वॉर चेस्ट है तकरीबन जो फॉरेन रिजर्व्स वगैरह हैं 600 और 640 बिलियन डॉलर्स वगैरह के, लेकिन उसमें से आधे जो हैं वो ओवरसीज़ हैं और सैंक्शंस लगे हुए हैं, सिर्फ बैंकिंग से कटा हुआ है रशिया। तो इस समय जो एक चीज़ है जो रशिया को सपोर्ट कर रही है वो है जो एनर्जी का ट्रेड है जो ईयू के साथ हो रहा है उनका। एवरी सिंगल डे $1 बिलियन का वो ट्रेड हो रहा है। वो अभी तक नहीं रुका है तमाम सैंक्शंस के बाद भी, क्योंकि वो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि ईयू को भी अपना फ्यूल चाहिए। एग्जैक्टली, ऑल सेड एंड डन। अच्छा, हाँ नहीं, तो मैं इस वाले पॉइंट को बस कंक्लूड करती हूँ। तो बात ये है कि अब बहुत सारे लोग जैसे अब ये न्यूज़ आप जो सुनते हैं ना कि वॉर अब एक और खतरनाक स्टेज में जा रही है, वो इसीलिए क्योंकि पुतिन को अब इस जितना ये इन्वॉल्व हो गए हैं उनको कुछ ना कुछ इसमें चाहिए दिखाने के लिए, खाली हाथ वापस नहीं, वरना उनकी सत्ता कमजोर हो जाएगी। एग्जैक्टली, वो तो बहुत बड़ी बात है। वो अभी तो हम उस पर वही मेरा अगला सवाल है जी डॉक्टर स्वस्ति की, क्या ये पुतिन की लिए वाटरलू मूवमेंट साबित होने वाला है? ओलिगार्क्स उनका विरोध कर रहे हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के प्रेशर बढ़ रहे हैं, और फाइनेंस, क्योंकि पब्लिक ही सड़क पे उतर आएगी तो फिर आप क्या करोगे? आप कितने भी मिलिट्री माइट हो, कुछ भी हो। बिल्कुल। तो डोमेस्टिक, अभी पुतिन रशिया के अंदर कितने सेफ नजर आ रहे हैं? देखिए, पुतिन का एक फॉर्मूला रहा है, जब उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स गिरती हैं तो वो एक अटैक करते हैं। क्राइमिया के टाइम के पहले उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स कुछ 50-60% के बीच में थी। क्राइमिया अटैक में उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स 97% पहुंच गई। तो देखिए, ये भी हमें समझना चाहिए कि अल्टीमेटली ये जो वॉर है ये कहीं ना कहीं नैरेटिव की भी वॉर है। मतलब रशिया को कहना कि हम रूस के इंटरेस्ट को बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देश की बात है। ये बड़ा एक मतलब मैं कहूंगी कि बड़ा आजमाया हुआ फॉर्मूला है, तमाम नेताओं के लिए फॉर्मूला है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में वे करें कि इसमें यूटिलिटीज की कितनी है, कब तक ये टिकेगा, तो देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं जो रशिया के हैं उनके पक्ष में। जैसे एक चाइना का फैक्टर है। रशिया जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस के, जैसे रूबल बीच में बहुत डिवैल्यू कर रहा था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम तेल बेचेंगे, और सारे कंट्रीज, हिंदुस्तान तेल खरीद रहा है क्योंकि हमारे को स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स अपने बनाने हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से फिर उन्होंने कहा अच्छा, उनके पास एक चाबी ये है कि यूरोप के जो देश हैं वो अभी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। अगर वो जल्दी से जल्दी करेंगे तो 2030 तक करेंगे या ऐसे करेंगे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, हाँ अपनी एनर्जी के लिए। तो आज की डेट में अगर पुतिन गैस पाइपलाइंस ऑफ कर देते हैं तो यूरोप ठिठुर के मर जाएगा। तो ये चीज पुतिन को पता है, और इसके तो मतलब ये एक आध कुछ चीजें, और ये ठिठुर के मरना लिटरल है। हाँ लिटरल है, क्योंकि उन्हें अपने घर गर्म रखने के लिए दे नीड इंडस्ट्रियल रीजन से पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो आप ये समझ लीजिए कि अगर तकरीबन 300-350 बिलियन जो सीबीएम गैस अगर आती है यूरोप में, तो उसमें से तकरीबन 150-170 सीबीएम केवल रशिया, लगभग 40-50% रशिया देता है। तो एनीवे, तो पॉइंट ये है कि अब लेकिन रशिया इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट को कितना झेल पाएगा, और असल में बेसिकली इसका हासिल क्या है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि अब रशिया जो है, पुतिन थोड़ा सा इंटेंसिफाई करेंगे ताकि कोई ना कोई क्विक विक्ट्री उनको समझ में अब मिले, और इसके लिए बहुत संभव है कि वो टैक्टिकल न्यूक्स का भी इस्तेमाल करें। देखिए, केमिकल वेपन्स की तो बात होती है, टैक्टिकल न्यूक्स का भी इस्तेमाल किया। प्लीज एक्सप्लेन, यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वॉर। आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यूक्लियर, देखिए न्यूक्लियर वॉर भी बड़ा आई थिंक मिसअंडरस्टूड सा शब्द है, क्योंकि हम समझते हैं कि एटम बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा का वो जो तस्वुर वो हो जाता है एक तरह से,
इट्स नॉट दैट। न्यूक्लियर वेपन्स भी दो तरीके के होते हैं, कन्वेंशनल लार्ज जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। फ़र्क अगर मैं मोटे मोटे भाषा में समझाऊं तो बस ये है कि डिस्ट्रक्शन कम होता है, टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर होती है लेकिन डिस्ट्रक्शन कम होता है। और इसीलिए जो अब जितना मतलब आप देखें जो SALT I SALT II ट्रीटीज़ हुई थी उसमें बहुत सारे ऐसे ये हुए थे कि आप इतने से ज़्यादा बड़ा वॉरहेड का न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे क्योंकि ताकि दुनिया जो है वो खतरे में ना पड़े। तो फिर ऐसे में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनने शुरू हो गए थे। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी वाइज दे आर न्यूक्लियर, पर वॉरहेड जो है वो छोटा होता है, तो 5 कुछ किलोवाट से कम डिस्ट्रक्शन का एरिया जो है वो कम होगा, लेकिन मैसेजिंग ज्यादा होगी। एग्जैक्टली तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बेसिकली पोस्चरिंग के लिए होता है। और अगर आप लावरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट्स देखें तो वो कहते हैं कि नहीं, रशिया यूज़ नहीं करेगा जब तक कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ना हो। तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आखिर क्या है उसको परिभाषित कौन करेगा? कल को रशिया कहे कि हमारे पास ये डर था इस वजह से हमने इस्तेमाल कर दिया, तो ये एक खतरा है। उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी तो टेस्ट किया अभी इन्होंने सरमत को, बिल्कुल अभी इन्होंने सरमत करके टेस्ट किया। 18,000 उसकी किलोमीटर उसकी रेंज बताई जा रही है। देखिए उसके बाद भी मतलब मैं ये कहूँगी कि एंटी जो बैलिस्टिक जो सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंट्रीज़ का, लेकिन बात यह है कि ये सब चीज़ें पोस्चरिंग के लिए और एक तरह से अचानक एक डर का माहौल बनाने के लिए करे जाते हैं, तो इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है। तुरंत आप देखेंगे जैसे ऐसी न्यूज़ आती है शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता है, तो ये सब जो कोलैटरल डैमेज है ना इनका ज़्यादा होता है। तो इन तरह की चीज़ों से मतलब जो दुनिया है गुजर रही है। अच्छा ये बताइए कि हम लोग बड़ा बचपन से जीके की क्लास में पढ़ते थे, यूएन में ये रेजोल्यूशन, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, काहे का यूएन? कुछ नहीं, बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई मतलब नहीं है यूएन का। हाँ। यूएन के अंदर जब तक के रिफॉर्म्स नहीं होंगे, देखिए यूएन किस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था को दिखाता है? यूएन दिखाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिक्योरिटी मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड थी उसको रिफ्लेक्ट करता है। यूएन के परमानेंट 5 कौन है? जो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजयी देश थे, वो है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बहुत पानी बह गया है पुल के नीचे से, और जब तक यूएन का रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक ये सिक्योरिटी काउंसिल वीटो के प्रॉब्लम में फंसी रहेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यूएन बस एक म्यूट स्पेक्टेटर बनके केवल रिकमेंडेशंस जो है वो कह सकता है कि आप ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। और अभी क्या आप यूएन का इतिहास पहले से उठा के देखिए, पूरी पीस कीपिंग फोर्स जो उसमें दिख रही है। बॉस्निया में जब अटैक हुआ तो नेटो ने आके बचाया बॉस्निया को, और रवांडा में वो गए ही नहीं। तमाम ऐसी चीजें अपनी सहूलियत के हिसाब से उनकी पॉलिटिक्स चलती है। मतलब वो वीटो का जब तक प्रॉब्लम चलेगा तब तक यूएन से आप कोई डिसाइसिव चीज उम्मीद नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल डॉक्टर स्वस्ति जी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर लेटली बहुत चर्चा हो रही है। हम लोग जैसे श्रीलंका की मदद कर रहे हैं, मालदीव में जो प्रो चाइना एलिमेंट थे उनको फाइनली किनारे किया गया है, नेपाल के साथ रिश्ते थोड़े सुधरते दिख रहे हैं, भूटान और बांग्लादेश के साथ परंपरागत रूप से अच्छे हैं। अभी तो पाकिस्तान के साथ भी थोड़े सुधरे, पाकिस्तान के साथ भी सुधरे ही हैं। हाँ, अब और शहबाज शरीफ जो बोल रहे हैं बार बार हमें बायलैटरल टाइज ठीक रखने हैं। यूक्रेन के कंटेक्स्ट में बार बार ये कहा गया कि नहीं साहब एब्सटेन क्यों हो रहे हैं, तो भारत को अपने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक गोल्स देखने हैं। हाउ डू यू लुक एट इंडियाज स्टैंड इस पूरी क्राइसिस को लेके? बहुत ही प्रैग्मेटिक है, बहुत ही रियलिस्टिक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हिंदुस्तान, एक वहाँ से शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान एक मिडिल पावर है। लेट अस बी वेरी क्लियर, हम एक बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हम एक ग्रेट सिविलाइजेशन है, लेकिन हम ग्रेट पावर नहीं है। हम एक मिडिल पावर है। मिडिल पावर जो है उसकी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो ऑप्टिमम जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये है कि भाई यू प्ले ऑल साइड्स। तो और हिंदुस्तान ने ये चीज़ बहुत पहले समझ ली थी, तभी हम नॉन अलाइंड थे। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी हम किसी एक ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं पड़े थे। खैर उसके बाद से जियो पॉलिटिक्स बदल गया है, जियो इकोनॉमिक्स बदल गया है। अभी हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वो क्यों प्रैग्मेटिक है? क्योंकि देखिए हमें रशिया की भी ज़रूरत है, हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है। और क्यों? रशिया से हमारा डिफेंस इक्विपमेंट आता है, उसको हम ओवरनाइट डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। वो जैसे कि यूरोप ओवरनाइट अपनी एनर्जी डिपेंडेंस को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता, वैसे ही भारत ओवरनाइट अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता, उसमें समय लगेगा। और डीएपी जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है उसमें रिफॉर्म्स हुए हैं, उनका असर आते आते टाइम लगेगा। एक चीज़। दूसरा, हमें रशिया की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम चाइना को बैलेंस करना चाहते हैं, और हमें दिखता है कि
अमेरिका तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है चाइना के, रशिया जो है वो थोड़ा सा उसको बैलेंस कर सकता है। और ये बैलेंसिंग देखिए जीरो सम नहीं है कि पूरी तरह से कंट्रोल करेगा, पूरी तरह से नहीं करेगा, ये डिग्रीज में जाती है कि भाई कुछ डिग्री, वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि कल अगर चाइना को अटैक करना होगा तो रूस उसे रोक लेगा, लेकिन उस अटैक तक की सूरत ना बने इसमें रूस का एक रोल हो सकता है। और उनके नॉर्थ फ्रंट पे उनके लिए प्रेशर रहे। हाँ बिल्कुल, उनका भी प्रेशर रहेगा। तो एक वो, दूसरा हमें रूस की जरूरत है तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान में अपनी रेलेवेंस बना के रखने के लिए, हमें रूस की जरूरत है सेंट्रल एशिया में अपनी आउटरीच बनाने के लिए, जो 5 कंट्रीज हैं। तो जो इंडिया का ऊपरी हिस्सा है वहां पे हमें, जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वहां पर हमें रूस की इन कारणों से जरूरत है। जब अगर आप मैरिटाइम इंडिया को देखते हैं, जो नीचे का हिस्सा है इंडिया का, जो नीचे ऐसे करता है इंडियन ओशन में, वहाँ पे हमें अमेरिका की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे कॉड है, वहाँ पे ब्लू इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, और वो एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त पूरी दुनिया का अटेंशन है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोप के और जो रेजिडेंट पावर्स से जो टसल शुरू होती है वो पूरे इंडियन ओशन के पूरा, और मतलब बिल्कुल अफ्रीका के ये ईस्ट कोस्ट तक पूरा यहाँ तक जाता है। यहीं से दुनिया का 3/4 ट्रेड जाता है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर है। तो और यहाँ पे चाइना के बढ़ते वर्चस्व को, यहाँ पे चाइना के बढ़ते एग्रेशन को, स्पेशली साउथ चाइना सी में जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को वो बचाना चाहते हैं, उसके लिए एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अपहोल्ड करने के लिए ये तमाम कंट्रीज इंडिया को देख रही हैं। तो इंडिया ऐसे मौके को ऑफकोर्स गंवाना नहीं चाहता, इट इज़ इन अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो यूक्रेन की जहाँ तक बात है, अच्छा इंडिया को मैं इसलिए कहूँगी कि इंडिया इसमें अपोलोजेटिक भी नहीं है। अभी आप देखिए 2+2 हो रहा है, या आज जैसे बोरिस जॉनसन भारत आए हुए हैं, तो यूक्रेन पर ये देश नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम ही चर्चा करके कह रहे हैं कि देखिए बूचा की किलिंग्स को हम क्रिटिसाइज करते हैं, बूचा की किलिंग्स बहुत गलत हुई, बहुत ऐसे हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम, और हम लगातार डायलॉग को अपहोल्ड करना चाहते हैं और हम वायलेंस के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन कंडेम हम नहीं कर रहे हैं ऑफिशियल कारणों से, क्योंकि जब हमने आर्टिकल 370 हटाया था, हाँ देखिए एब्सटेन तो चाइना भी कर रहा है, तो एब्सटेंशन अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है कि हम बहुत इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो मेरे हिसाब से 370 जब हमने हटाया, हाँ, तो किसी ने भी हमारा बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो नहीं किया था, मतलब हमारा जो विरोध नहीं किया था। तो कहने का मतलब है कि इसके अपने स्ट्रेटेजिक इसके कैलकुलेशंस हैं, लेकिन इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया का यही बेसिकली कैलकुलेशन है कि इंडिया को हैज़ टू एंगेज बोथ साइड्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि चाइना बड़ा खुश हो रहा है इंडिया के इस स्टैंड को देखकर, और बहुत बातें हो रही है कि रशिया इंडिया चाइना का एक एक्सेस है अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, और चाइना से हमारा नेशनल इंटरेस्ट अलग है, बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, मार्केट को लेके कंपटीशन भी है, बहुत सारी चीजें। इस मास्टर क्लास के आखिरी में मेरी एक दरख्वास्त है, हम अपने दर्शकों के लिए और अपने लिए पूछते हैं, विद्वान से जो भी आते हैं, कि कुछ आप रीडिंग बता सकें कि हम किन किताबों को पढ़ें, किन डॉक्यूमेंट्रीज को देखें, ताकि इन जिन इश्यूज को हमने डिस्कस किया उनके बारे में अगर किसी की और दिलचस्पी हो, समझ और बढ़ानी हो, तो एनी बुक व्हिच टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स इन एंड अराउंड रशिया। जी 2-4 किताबें आ रही मेरे जहन में जो एक ले रीडर के लिए इंटरेस्टिंग होंगी। एक तो देखिए बेसिकली एक एनर्जी पॉलिटिक्स पर एक किताब है, मुझे भी लेखक का नाम नहीं याद आ रहा है, पर हम लोग उसको अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं पढ़ने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसको कहते हैं पुतिन्स क्लेप्टोक्रेसी। ये जो पूरा पुतिन ने अपना साम्राज्य बनाया है और रशिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से उसमें फिट होती है, उसके ऊपर एक किताब है। और असल में बहुत सारे ऐसे मतलब मैं कहूँगी कि बहुत सारे जो आर्टिकल्स, हाँ मतलब बता रही हूँ उसके ये हैं। उनके अलावा जो जितने भी जैसे जो जर्नल्स हैं, जो स्पेशली जो फॉरेन पॉलिसी के जर्नल्स हैं, उसमें अभी बहुत डिटेल आपको मिलेगा पुतिन। तो एक आम दर्शक कौन से जर्नल्स पढ़े? अगर मैं पढ़ना चाहूँ मैं कहाँ क्या देखिए पढ़ूँ? अगर आम दर्शक है तो उसको जर्नल पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल्स जो है उसमें बहुत एकेडमिकली हैवी रीडिंग होती है। जो अगर आम दर्शक की तरह पढ़ना चाहें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एनर्जी पॉलिटिक्स पे जो किताब है, मैं उसके लेखक का नाम अभी भूल रही हूँ, या अगर आप कहें तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। अच्छा, आप बता दीजिएगा। तो एनर्जी पॉलिटिक्स पर एक किताब है, और दूसरी जो पुतिन्स क्लेप्टोक्रेसी है, और फिर एक रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी पर किताब है, पेंगुइन ने अभी छापी है। ये सब आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ अंदाज मिलेगा। और अगर ये साउथ चाइना सी की पूरी पॉलिटिक्स और क्वाड ये सब समझना हो तो
साउथ चाइना सी और अगर कॉड को समझना हो तो देखिए, अरे चाइना पे तो किताबों का कोई अंबार ही लगा हुआ है, बहुत सारी किताबें हैं। मतलब मेरा ख्याल है कि एक अनंत कृष्णन की किताब आई है, एक अनंत कृष्णन की किताब इसलिए मैं आपसे कहूंगी क्योंकि ले रीडर्स को बहुत ज्यादा मुझे लगता है हैवी फुट नोटिंग वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो अनंत कृष्णन की किताब को आप पढ़ें, चाइना को जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लिखी, यूज्ड टू वर्क फॉर इंडिया टुडे, तो उन्होंने भाषा भी वैसी रखी है। तो बेसिकली वही है, क्योंकि बहुत जार्गन हेवी जब किताबें होती हैं तो एक आम जो रीडर है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इसमें। ऑलराइट, ऑन दैट नोट मास्टर क्लास खत्म होती है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हो तो वो भी पोस्ट करिए। डॉक्टर स्वस्ति, आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल। यू मोस्ट वेलकम। दुनियादारी की ये नई पेशकश कैसी है ये भी जरूर बताइएगा। जल्द मुलाकात होगी, देखते रहिए लल्लन टॉप।